नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे सोशल स्टडी क्लासेस के अंदर। और चर्चा कर रहे हैं टेंथ क्लास को लेकर। और टेंथ क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पहला चैप्टर है, लोकतांत्रिक राजनीति आपका सब्जेक्ट है और वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। 4 बुक है आपकी। तो पहली बुक हमारी जो चल रही है लोकतांत्रिक राजनीति, और इस लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ ही यही होता है कि लोगों के द्वारा एक सरकार बनाई जाती है और उस सरकार के द्वारा किस प्रकार से शासन किया जाता है, कितने प्रकार की सरकारें होती है, कितने प्रकार की शक्तियां होती है, कितने प्रकार से शासन किया जाता है, सारी चीज़ें जो इस बुक के अंदर है और उसको ही हम समझने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पावर को लेकर बात की, सत्ता को लेकर बात की, और फिर हमने बेल्जियम और श्रीलंका को लेकर भी बात की। लेकिन हमने उनके बीच में रह रहे लोगों को नहीं देखा था, बल्कि हमने समझाया था कि सत्ता किस प्रकार से शासन कर सकती है। और हमने एक किताब के बारे में भी आपको बताया, और उस किताब का काम है लोगों को अधिकार देना। तो अधिकारों का एक दस्तावेज जो लोगों को ये बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, असल में वही संविधान होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और आपको समझ में भी ये चीज़ें आ चुकी है। आज की हमारी क्लास थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और आज हम 2 देशों की बात करेंगे। इस बुक के अंदर 2 देश दिए हुए हैं और पहले ही चैप्टर में 2 देश दिए हुए हैं। पहला है बेल्जियम, तो हम सिर्फ बी लिख रहे हैं यहाँ पे, और एक है श्रीलंका, तो हम एस लिख रहे हैं। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका, इसको हिंदी में लिखेंगे लेकिन अभी थोड़ा इसको समझने के लिए हम शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह घेरेगा। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि ये चीज़ें क्या है, और इसको इंटरेस्टेड बनाते हैं थोड़ा। तो कुछ एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे। हमारा देश भारत है, ठीक है, हमारा देश भारत है, और हमारे देश के अंदर कितने लोग रहते हैं? तो आप सभी कहोगे कि हमारे देश में तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि हमारे देश के अंदर नौकरियां ही नहीं मिल पा रही है लोगों को, छात्रों को। हर रोज़ आंदोलन हो रहे हैं, हर रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारी सरकारें हैं, जैसे कि राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है, अखिलेश यादव है, नाम सुना होगा। तो ये अलग अलग पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में डाइवर्सिटीज़ है। डाइवर्सिटीज हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। विविधता, हिंदी में कहें इसको तो विविधता। ये सारे शब्द आपके वापस आएंगे, इसलिए हम लिखवा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी विविधताएं पाई जाती है। कैसी विविधताएं? भाषा अलग है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर धर्म अलग है, हमारे देश के अंदर कोई मीट खा रहा है, मच्छी खा रहा है, तो हमारे देश के अंदर कोई गेहूं खा रहा है, शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, तो कोई शाकाहारी है। और सिर्फ इंसानों में नहीं, मछलियां हैं, काफ़ी सारी मछलियां जो दूसरी मछलियों को खा जाती है, या काफ़ी सारी मछलियां हैं जो बस समुद्र के अंदर उस काई को खाती है। तो जानवर भी मांसाहारी और शाकाहारी हैं, तो इंसान भी मांसाहारी शाकाहारी है। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बरसात बारिश आती है, कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बारिश आती ही नहीं है। मरुस्थल हमारे राजस्थान का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे काफ़ी कम बारिश होती है, वहाँ की प्रमुख फसल बाजरा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, हमारे देश को देखने के लिए, ठीक है। हम हमारे देश की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे देश की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रीलंका और बेल्जियम यहाँ पे कुछ अलग हुआ था और लोगों के द्वारा किया गया था, और यहाँ की सरकार ने किस प्रकार से व्यवस्था की और किस प्रकार से शासन को संभाला, वो चीज़ें भारत में भी हो सकती थी और भारत में ऐसा हुआ था। तो पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका को समझते हैं, फिर हम भारत पे आएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके जो पूछा जाएगा, और सिंपल सा आंसर है, कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। सिंपल सा आंसर होगा इसका, बिल्कुल आसान होगा। और कहाँ पे आंसर आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैप, सारी चीज़ आपको मिलेगी। आपको बस सुनना है इस क्लास में और समझना है। बेल्जियम की बात करते हैं सबसे पहले। तो बेल्जियम के अंदर क्या है? बेल्जियम के अंदर डच, फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच, डच, फ्रेंच और जर्मन। और श्रीलंका के अंदर है सिंहली, तमिल, ठीक है, ये 2 ही है, तमिल और सिंहली है। और सिंहली के अंदर मिलते हैं हमको बौद्ध, और तमिल के अंदर हम मिलते हैं हमको हिंदू प्लस मुसलमान,
और एक और ये भारतीय मूल के तमिल, भारतीय मूल के तमिल। ठीक है, ये हिंदू भी हैं, प्लस मुसलमान भी हैं, प्लस ईसाई भी है। ठीक है, सिहली जो हमको मिलते हैं लगभग 74% मिलते हैं। हम समझा देंगे क्या है, अभी देखना है इसको। तमिल जो मुसलमान है ये 13% हमको मिलते हैं, 18% ये मिलते हैं, सॉरी 13% ये मिलते हैं। भारतीय मूल के ये 5% हमको मिलते हैं, और ईसाई जो मिलते हैं हमको वो लगभग टोटल ओवरऑल करें तो 7% देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डच हमको देखने को मिलते हैं, उनकी आबादी 59% है। फ्रेंच हमको देखने को मिलते हैं 40% है, और ये 1% है जर्मन है। ये क्या है, और ये इस बुक के अंदर क्या बताया गया है देखना, सुनना। जो बेल्जियम है, इस बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल। और यहाँ पे 80% फ्रेंच है और 20% डच है। ठीक है, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, समझना इसको। एक देश है बेल्जियम, हमारा देश है भारत। भारत के अंदर काफ़ी सारे राज्य हैं, उसी तरीके से एक बेल्जियम है जो यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा है। यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है। यूरोप पूरा महाद्वीप है अपने आप में। हमारा देश कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। उसी तरीके से यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पे समझना, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे एक छोटा सा हिस्सा है, उसको हम एशिया कहते हैं। उसी एशिया के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है भारत। इस तरीके से बनते हैं। जैसे बताऊं और एग्जांपल दूं आपको, मान लो कि ये डस्टर है, ठीक है, तो ये पूरा एशिया महाद्वीप है। अब इसको मान लो कि ये कोई डस्टर नहीं है, ये एक ज़मीन है। अब ज़मीन बहुत बड़ी है, मतलब अपना देश भारत है, जो ये डस्टर है अपने नाम में भारत है। अब इसके ऊपर हमारा राजस्थान, तो ये राजस्थान हमारा, तो बताओ राजस्थान भारत से छोटा है या नहीं? छोटा है, बिल्कुल ही इससे छोटा दिख रहा है। ठीक है, अब हमको चित्तौड़गढ़ करना है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ कहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये लो और ये चित्तौड़गढ़, तो राजस्थान से चित्तौड़गढ़ छोटा हुआ, इस ढक्कन को देखो। ठीक है, तो इस तरीके से भारत की स्थिति बनती है। इसी तरीके से ये बेल्जियम है, ये बेल्जियम है, यहाँ ये जो यूरोप का छोटा सा हिस्सा है। अब क्या समझ में आया, आता है हमको यहाँ पे, ध्यान से इसको देखो। सबसे ज़्यादा आबादी बेल्जियम के अंदर है वो डच की है। जैसे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, हिंदुओं की है, उसके बाद मुसलमानों की है। उसी तरीके से बेल्जियम के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, डच लोगों की है। और यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि ये फ्रेंच जो लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा समृद्ध लोग हैं। समृद्ध क्या होता है, समृद्ध क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास ही है, तो समृद्ध ये लोग हैं। अब बताओ, हमारा देश है भारत, हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है और सबसे ज़्यादा पैसा तो जैन लोगों के पास है। आज हमारे देश की स्थिति यही है, जैन 14-15% है हमारे देश में, फिर भी सबसे ज़्यादा पैसे आज जैन लोगों के पास है हमारे देश के अंदर। तो हिंदुओं को जलन तो होती होगी ना कि इतनी कम आबादी है और इतने सारे पैसे हैं, और जो हिंदू हैं इतनी ज़्यादा आबादी है और इतने कम पैसे हैं इनके पास। तो यहाँ पे यही स्थिति बनती है, समझना। जो फ्रेंच है, इनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे ये हैं। डच 59% है, सबसे ज़्यादा आबादी उन डच की, और उनके पास काफ़ी कम है। और सबसे लेट सुविधाएं पहुंचती है इनके पास, सबसे लेट सुविधाएं। सबसे लेट का मतलब क्या कि पहले फ्रेंच के बाद पास पहुंचती है सुविधाएं, फिर इनके पास पहुंचती है, तो लेट होता है ये। और बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इनके पास शिक्षा और ये सारी चीज़ें काफ़ी बाद में पहुंचती है। तो इससे क्या होता है, नाराज़ हो जाते हैं बेल्जियम में, ये लोग नाराज़ हो जाते हैं। और नाराज़ होने के बाद क्या होता है कि इन दोनों के बीच में टकराव होने की स्थिति बनती है। किस किस के बीच में, डच के बीच में और फ्रेंच लोगों के बीच में क्या होता है, एक टकराव की स्थिति बनती है। ठीक है, क्यों बनती है टकराव की स्थिति, क्योंकि ये डच लोग और ये फ्रेंच लोग में जो आबादी कम है उनके पास ज़्यादा सुविधाएं पहुंच रही है, और जो डच हैं ज़्यादा आबादी है उनके पास कम सुविधाएं पहुंच रही है। तो डच लोग सोच रहे हैं कि हमारी आबादी ज़्यादा है, हम डच इन फ्रेंच से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। ठीक है, तो लड़ लेना चाहिए और इनसे अब इनका हक छीन लेना चाहिए। ठीक है, ऐसी मानसिकता आती है, सबकी आती है। जैसे मान लो कि 10 लोग जा रहे हैं, चाहे कोई भी जा रहा हो, चाहे मान लो कि एक दुश्मन है, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई और एक दोस्त राह से जा रहा है, ठीक, अकेला है,
और जो दोस्त लड़ा है दूसरा, वो भी एक रास्ते से जा रहा है और उसके साथ 10 लड़के और हैं, और वो उसको पता चल गया वो तो अकेला है। तो बताओ 10 लड़के और हैं तो वो तो आसानी से पीट देंगे उसको, नहीं पीटेंगे क्या? क्यों पीट देंगे? क्योंकि वो तो 11 है और वो तो यहाँ पे अकेला ही है, तो पीट देंगे। यही स्थिति बनती है। ये कम है, इनको लगा कि हम तो इनको पीट देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि डच ने इनके खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, यहाँ पे सरकार इंटरफेयर करेगी, यहाँ की जो सरकार है वो बीच में आ जाएगी। और वो क्या करेगी उसको थोड़ा आगे देखते हैं। अब इस पे आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका को भी समझना। श्रीलंका में भी यही हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर एक एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट, अधिनियम लाया गया। जैसे हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि एक संविधान होता है, उस किताब के अंदर लिखा होता है कि लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, सरकार वो लिखती है जो लोगों को करना होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट के तहत ये किया गया कि जो उनकी भाषा है, सिंहली भाषा, उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। हमारे देश के अंदर अभी कौन सी है राजभाषा? हिंदी है, ठीक है। उसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया अभी तक, लेकिन राज्यभाषा हिंदी है हमारी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आबादी हमारी हिंदी में है। तो राजभाषा किसको घोषित किया गया? तो इनकी कर दिया गया, किनकी? सिंहली राजभाषा। और ये राजभाषा घोषित की गई ना, ये इसलिए की गई क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पे सिंहलियों की है, इसलिए कर दिया गया। अब अगर हमारे देश के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और हमारे देश में दूसरे धर्मों को हम जगह ही ना दें, उनको मार मार के भगाने लग जाएं, उनको उनके अधिकारी छीन ले, सब छीन ले, तो बताओ वो लोग कहाँ पे जाएंगे? कोई दूसरे देश वाले उनको लेंगे थोड़ी, क्या एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे क्या? जैसे हमारे टच में पाकिस्तान है, ठीक है, तो हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं सबको हम पाकिस्तान में थोड़ी भगा देंगे। और अगर वो पाकिस्तान में चले भी जाएं तो पाकिस्तान की सरकार को एक्सेप्ट थोड़ी करेगी क्या? क्योंकि उनके देश के जो लोग हैं उनके देश में भी तो मुसलमान हैं, तो वो तो उनको ही संरक्षण देगी। तो कोई भी देश बाहरी लोगों को अपने देश में नहीं लेता है, ये सबसे पहली बात तो, कि इतनी बड़ी आबादी को कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, समझना। और क्यों नहीं करता है? मान लो हमारे देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, अब कोई दूसरा देश कह दे कि हमारे देश से 10 करोड़ लोग आप अपने देश में ले जाइए, हम क्यों लेंगे? हमारे देश के लोगों को खाने के लिए अब आज गेहूं नहीं है, हमारे देश में पैसे नहीं है लोगों के पास इतने कि वो कार खरीद सके, ये ठीक है, कारें खरीद सके, बाइकें खरीद सके, इतने पैसे नहीं। अगर और लोग आ जाएंगे तो फिर उनको उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर हम पैसे कहाँ से देंगे? तो हम बाहरी लोगों को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थितियाँ बनती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना, ये राजभाषा घोषित की गई और इनकी आबादी कितनी है? सिंहलियों की 74% आबादी है, मतलब 100 में से 74 लोग हैं जो ये हैं। अब 74% की आबादी है इनकी, और 74% की आबादी की राजभाषा घोषित कर दी। और इतना नहीं किया गया, जो इनकी देखना यहाँ पे नौकरियों में, ठीक है, नौकरियां इनके पास, पैसा इनके पास, सरकार इनकी, ये जो बचे ये सारे ये खारिज कर दिए गए। मतलब इनका कोई हक ही नहीं रहा, बिल्कुल ही खारिज कर दिए गए। अब यहाँ पे चीज़ को समझना और यहाँ पे समझना, दोनों जगह एक ही बात सामने आ रही है। यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं किसके पास है? फ्रेंच के पास है, और जबकि इनकी आबादी काफ़ी कम है। यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं किसके पास चली गई? 74% लोगों के पास, और इनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो लोग हैं, वो बहुसंख्यक जो लोग हैं, उनके पास सारे हक दे दिए गए, और यहाँ पे जो कम है इनके पास सारी सुख सुविधाएं। तो यहाँ पे ज़्यादा संख्या वाले इनसे लड़ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा संख्या वालों से ये लड़ रहे हैं। अब मात्र 26% जो हैं वो 74% से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे 40%, 60% लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी सरकार है और यहाँ पे भी सरकार है, दोनों स्थितियों को समझना आप, ठीक है। यहाँ पे भी सरकार है और यहाँ पे भी सरकार है। अब मान लो मैं एक व्यक्ति बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये है सरकार में, ओके। बेल्जियम में और श्रीलंका में एक व्यक्ति है। अब बात करते हैं बेल्जियम की, यहाँ की। यहाँ पे क्या किया गया कि बेल्जियम में जो ये लोग हैं,
तो सरकार को लगा कि अगर हम चुप रहे और हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग तो आपस में लड़ेंगे। ये लोग क्या करेंगे, तो आपस में लड़ेंगे, और आपस में लड़ेंगे तो गृह युद्ध होगा। ये बात इनको कैसे पता चली? ये बात इनको पता चली यहाँ से। ये जो हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हो चुका था ये। तो इनके बाद इनके पास मौका था कि ये कुछ बेहतर करे। तो ऐसा श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में क्या हुआ था देखना। 74% लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जो नौकरियाँ हैं उन नौकरियों में अपना हक जताना शुरू कर दिया। जो पैसा है पैसे पे अपना हक जताना शुरू कर दिया। जो सरकार है उसमें अपने आदमी लगा दिए। जो भाषा है बस सिंहली भाषा बोली जा रही है। बाकी सारे धर्म जितने भी हैं उन सबको नकार दिया। कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस देश के अंदर, तुम भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। ऐसा बातें होने लगी और डराया धमकाया जाने लगा। तो ये लोग क्या हुए, ये लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। जो ये अलग अलग धर्म के थे ये लोग अपने अपने समुदाय बनाने लगे और इकट्ठा होने लगे। जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ। जैसे होता क्या है हमारे देश के अंदर कि 50 घर हैं मान लो, और 40 घर हैं हिंदुओं के और 10 घर हैं मुसलमानों के। ऐसे ही मुसलमान की आबादी कम है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब दंगे भड़कते हैं ना हमारे देश के अंदर, कहीं पे भी किसी भी जगह पे युद्ध लड़ाइयाँ हो रही है, तो क्या होता है कि उनको पता चलता है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाइयाँ हो रही है। तो वो जो 10 घर मुसलमानों के हैं वो एक साथ घूमने लग जाते हैं, और 40 घर जो हिंदुओं के वो एक साथ घूमने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अकेले चलें और कोई हमला कर दे। तो साथ में संगठन बना के चलने लगते। यही हुआ जब सिंहली जो लोग थे उनकी आबादी 74% और इतने ज़्यादा लोग हैं, तो ये लोग आपस में इकट्ठे होकर रहने लगे। और जब इकट्ठे होकर रहने लगे तो इनके दल बन गए। दल क्या होता है? काफ़ी सारे लोगों का एक समूह, उसको दल कहते हैं। तो दल बन गए। तो दल बने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दल बन गए तो ये लोग एक साथ रहने लगे। जब ये एक साथ रहने लगे और जब इन लोगों ने इनसे अपना हक मांगा कि हमें नौकरियां दो, हमारी भी भाषा को राजभाषा घोषित की जाए, हमारे इलाके में हमारी सरकार होनी चाहिए, तो इन लोगों ने इन पर हमला कर दिया। तो इन पर हमला हुआ तो ये लोग भी चुप नहीं रहे और इन्होंने भी इन पर हमला कर दिया। तो सिंहली लोग, तमिल, भारतीय मूल के तमिल, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, ये और ये तमिल, ठीक है, ये है। और तो सिंहलियों में और तमिल के बीच में युद्ध होने लगा और इसको कहते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है देखना। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध, गृह युद्ध मतलब कि अपने ही देश के अंदर धर्म लड़ रहे हैं, दो धर्म लड़ रहे हैं। तो कल हमने देखा सांप्रदायिकता, वो धर्म इतने बड़ी मात्रा में लड़े कि पूरे देश में दंगे हो गए, उसको बोलते हैं गृह युद्ध। समझना यहाँ पे। दल बन गए। अब दल बने तो अब क्या होगा, काफ़ी सारे लोग मारे गए। यहाँ पे श्रीलंका के अंदर काफ़ी सारे लोग मारे गए, काफ़ी सारे लोग जंगलों में भाग गए, काफ़ी सारे लोग देश छोड़ के भाग गए, काफ़ी सारे शरणार्थी बन गए। जो लोग भारत से आए थे वो लोग वापस भारत में चले गए। काफ़ी सारे लोग मतलब कि भाग चुके थे। और ये तो श्रीलंका में क्या स्थिति बनी, श्रीलंका में दो धर्म के लोग आपस में लड़े और काफ़ी हजारों लोग मारे गए, काफ़ी सारे दंगे हुए वहाँ पे, और महिलाओं का शोषण कर लिया गया, काफ़ी सारे लोगों को खदेड़ के भगा दिया गया, देश से निकाल दिया गया। ऐसी स्थितियाँ बनी। कहाँ पे बनी? श्रीलंका में बनी। अब आप बताओ कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका के हालात जो थे उस पर आप टिप्पणी कीजिए। तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि श्रीलंका के अंदर सिंहली और तमिल दो धर्म के लोगों के बीच में आपस में लड़ाई होती है जिसको गृह युद्ध कहा गया। और जब आपस में लड़ाई होती है तो हजारों लोग मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। जो सिंहली लोग थे उन्होंने अपना हक जताना शुरू कर दिया, नौकरियों में आगे, पैसों में आगे, बल्कि सरकार भी खुद चलाने लगे। इतनी सारी चीज़ें होने के कारण वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये अच्छे से? तो इस सब को देखते हुए यहाँ पे बेल्जियम के अंदर सरकार को लग गया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहा तो ये गृह युद्ध जो श्रीलंका में छिड़ा है ये हमारे यहाँ पे भी छिड़ जाएगा। अब ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स राजधानी। इस राजधानी के अंदर फ्रेंच है 80%, जो पिछली क्लास में मैंने बताया था। और पूरे देश के अंदर फ्रेंच 40%। तो पूरे देश में तो फ्रेंच कम है लेकिन राजधानी में फ्रेंच ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया,
दो चार कानून लागू कर दिए गए। हुआ यूं कि जितने सरकार है, ठीक है, यहाँ पे इस एक व्यक्ति सरकार, ये व्यक्ति की हमने बात की, ये व्यक्ति पहले एक व्यक्ति हुआ करता, सरकार हुआ करती थी। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इसको बांट दिया गया, अलग अलग जगहों में बांट दिया गया। फ्रेंच और डच में बांट दिया गया। और सिर्फ बांटा नहीं गया, यहाँ पे देखो श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर एक ही धर्म के लोगों के पास सरकार, सारे अधिकार, नौकरियां सब दे दी गई। यहाँ पे फ्रेंच को भी सरकार में मौका दिया गया और डच को भी सरकार में मौका दिया गया। मतलब जितने मंत्री डच के होंगे, डच धर्म के होंगे, उतने ही मंत्री फ्रेंच के होंगे। जितनी नौकरियां डच को मिलेगी उतनी ही नौकरियां फ्रेंच को मिलेगी। जितने पैसे डच को मिलेंगे उतने ही पैसे फ्रेंच को मिलेंगे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इनके बीच में जो आपसी मतभेद थे वो खत्म हो गए। तो जितनी संख्या मंत्रियों की यहाँ पे है सरकार में मंत्री, उतने ही सरकार में मंत्री यहाँ पे है, बराबर रखे गई स्थिति। ठीक है, अब आपको ये मंत्री ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि क्यों, क्योंकि अगली क्लास में ये समझ में आएगी। अभी जो हमने देखा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपकी, और यहाँ पे सही हो जाएगा कि बेल्जियम में और यहाँ पे स्थितियाँ क्या अलग अलग हुई थी, ये है। अगली क्लास में बेल्जियम को लेकर वापस हमको समझना है। ठीक है, तो आज की ये क्लास में इतना याद रखना कि श्रीलंका के अंदर एक धर्म था, जो ज़्यादा संख्या में लोग थे, एक धर्म के लोग। जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदू काफ़ी ज़्यादा है, तो हम एक दिन ऐसा है कि हम मुसलमानों को खदेड़ के भगाने लग जाएं यहाँ से, तो फिर क्या होगा, मुसलमान भी लड़ेंगे, तो इससे लाखों लोग मारे जाएंगे। और हुआ है 1947 में हमारे देश के अंदर। तो ये श्रीलंका में हुआ, और यहाँ से सीख के यहाँ पे क्या किया कि सब लोगों को बराबर अधिकार दे दिए गए। सब, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सरकार में उसको अपना हिस्सा दे दिया गया। तो बेल्जियम के अंदर ये काफ़ी बेहतर काम था जो इन्होंने किया। अगली क्लास में इसको थोड़ा और समझेंगे, और अगली क्लास में एक कहानी आपको सुनाएंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका आपको जवाब कमेंट में देना होगा। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और है कि ऐप हमारा बन चुका है, और ये जैसे ही पहला चैप्टर ख़त्म होता है सारी क्लासें, सारे नोट्स, इमेज, सब कुछ उस पर आपको मिलेंगे। आप कॉपी में ऐसे अच्छे से लिख सकते हो, काफ़ी कम लिखना पड़ेगा, काफ़ी बेहतर तरीके से हम उसको लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।